नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में और टेस्ट तिहार के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से रोज 10 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये जो सीरीज में जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो प्रीवियस ईयर में सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में आए हुए हैं, जिसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं। और इस सीरीज से जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम एडीआई, सीजीएसआई, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी आरक्षक, अमीन, प्रयोगशाला और भी अलग अलग सीजी व्यापम के एग्जाम और सीजीपीएससी के आने वाले एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं। तो आइए आज का हमारा क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आज हम 28वें क्रम की सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे YouTube चैनल पे आप पाएंगे 1 से 27 तक की सीरीज। अगर आप अपना जीके जीएस बेहतर करना चाहते हैं तो 1 से 27 तक की सीरीज को जरूर देखें, समय निकाल कर देखें। 15 से 20 मिनट का यह सीरीज होता है जिसमें आपका 10 से 15 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं और खूब सारे फैक्ट हो जाते हैं, है ना। तो आइए आज हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का 281 नंबर का क्वेश्चन। कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे? यह क्वेश्चन मैं प्रीवियस सीरीज में पूछा था। बहुत लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है और कुछ लोग जो है वो रह गए थे थोड़ा बहुत आगे पीछे। चलिए मैं बताता हूँ। पहली बार सोने का सिक्का जो कलचुरी शासक ने चला, सबसे प्रतापी शासक जो था वो जाजल्य देव प्रथम था, जो कि कलचुरी राजा का जाजल्य देव प्रथम था। इसी जाजल्य देव ने जांजगीर चांपा शहर बसाया था, आपको याद होगा, है ना। और इन्होंने जो त्रिपुरी वाला जो कलचुरी था उनकी अधीनता अस्वीकार कर दी, स्वीकार करने से मना कर दिया। ये वही जाजल्य देव है। यही जाजल्य देव ने सोमेश्वर देव को हराया था, आपको याद होगा। सोमेश्वर देव प्रथम जो कि छिंदक नागवंशी राजा था, बारसुर वाला, याद है, उनको हराया था। इनको कैद करके, इनकी बीवी को कैद करके जांजगीर चांपा ले आया था। उनकी माता के कहने पे इनको छोड़ा गया था। तो ये सारे फैक्ट हैं जाजल्य देव प्रथम के बारे में। लेकिन हम पूछ रहे हैं पहली बार सोने के सिक्के कौन चलाए, तो जाजल्य देव प्रथम। ये आया था आपकी पेपर रजिस्ट्रार एग्जाम 2017 के एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कलचुरी राजा जाजल्य देव प्रथम ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे। जाजल्य देव प्रथम रतनपुर के कलचुरी शासकों में 5वें शासक थे। ठीक है, उन्होंने 1095 से लेकर 1120 ईस्वी तक शासन किया है। ईयर भी याद रखेंगे, 1195 से लेके 1095 से लेके 1120। उन्होंने त्रिपुरी की अधीनता को स्वीकार, त्रिपुरी कौन है, यहाँ मेन कलचुरी बैठते थे ना, उसकी अधीनता को अस्वीकार कर दिया और छत्तीसगढ़ में पहली बार सोने के सिक्के चलाए। उन्होंने जांजगीर नगर की स्थापना किया। यही चीजें जो मैंने आपको बताया। 282 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। यह कहा जाता है छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व दूसरी सदी से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में जो कुछ सिक्के पाए गए थे उस समय की बात है, आपको याद रखना है, दूसरी सदी का जो सिक्का था। इस मूल्यवान सिक्के का क्या नाम है? आपको वो नाम बताना है, वो जो सिक्के को क्या बोलते हैं जो दूसरी सदी में पाए हैं, दूसरी सदी में पाए हैं। उस सिक्के को ताम्र नहीं कहते, स्वर्ण नहीं कहते, रजत नहीं कहते, लेकिन कहते हैं आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा। आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ये दूसरी शताब्दी का सिक्का काफी मूल्यवान माना जाता है ना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2283। मंटोरा बाई, मुटकी बाई, इसको बुटकी बाई भी बोलते हैं, ध्यान रखना ना। फुटेनिया बाई, केजा बाई, इनका नाम भाई अच्छे से याद रख लो। ये नाम इस बार प्रश्न में आ गया है, अगले बार आपका नाम इसका ऑप्शन में दे दिया रहेगा, प्रश्न कुछ और पूछा रहेगा। मंटोरा, मुटकी या बुटकी, फुटेनिया, केजाबाई, ये 4 महिला हैं को उनके स्वतंत्रता आंदोलन के किस कार्य हेतु जेल में रखा गया? आपको एक चीज और बता दूं, मैं इस सीरीज में पढ़ाया भी हूँ। खूबचंद बघेल, जानते हो खूबचंद बघेल कौन थे? खूबचंद बघेल स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी पत्नी को भी 6 महीने का जेल हुआ था। इनकी पत्नी को भी 6 महीने का जेल हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है, इनके नाम से काफी सारी योजना का शुरुआत किया था, डॉक्टर खूबचंद बघेल करके, है ना। इन्होंने
बहुत सारी पार्टियां बनाई थी जो कि छत्तीसगढ़ को आज़ाद या फिर अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए या छत्तीसगढ़ को भारत के एक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए काफी सारे प्रयास किए थे। अभी हमारा क्वेश्चन है कि इन चारों महिलाओं को किस कार्य के लिए जाना जाता है? विदेशी सामान की बिक्री के दौरान धरना, असहयोग आंदोलन के तहत जंगल सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत चरखा कातने हेतु, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, ऑप्शन मैं वेट कर रहा हूं आपका। चलिए अब देखते हैं इन चारों महिलाओं को ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक सत्याग्रह का आंदोलन किया गया था, उनके लिए काफी प्रसिद्ध है। और मैं इसमें आपको याद करने के लिए एक चीज बताता हूँ, जब महात्मा गांधी आए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1933 में, तभी कहा गया था, उसके बाद से ही महिलाओं का पार्टिसिपेशन भागीदारी बढ़ गई थी। आपको टीचरों ने पढ़ाया होगा कि महिलाओं की भागीदारी कब बढ़ी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ के बढ़ा था, नमक सत्याग्रह के समय। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, मंटोरा बाई, मुटकी बाई, पुटेनिया और केजा बाई को सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही इनको जेल हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों। यति यतन लाल जैन जो कि महासमुंद के, यति यतन लाल जैन लगा लीजिए, महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े हैं? बताएंगे आप। सेवाग्राम से तो अपने खुद महात्मा गांधी जी जुड़े हैं, एमजी हमने अपने महात्मा गांधी जी। रामकृष्ण से आपको पता है कि कौन जुड़े हैं, विवेकानंद जी जो हैं, आत्मानंद जी जो है, वो सब। तो आपके यति यतन लाल जैन जो है वो विवेक वर्धन आश्रम महासमुंद से जुड़े हैं। इनके बारे में जानिए, काफी अच्छा फैक्ट है। यति यतन लाल जैन महासमुंद विवेक वर्धन आश्रम से जुड़े थे। यति यतन लाल जैन का जन्म बीकानेर के राजस्थान जगह से हुआ था। इन्हें छत्तीसगढ़ में अहिंसा का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने महासमुंद में विवेक वर्धन आश्रम की स्थापना की है। ठीक है, इन्होंने ही इस आश्रम की स्थापना की, इसको ध्यान रखना है। इनकी स्मृति में राज्य शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष अहिंसा के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वर्धा प्रस्ताव में भी भाग लिया था। इनके बारे में मैं आपको अभी अभी 5 फैक्ट बता चुका हूँ। ये रहने वाले हैं महासमुंद के, प्रॉपर कहाँ के आए हैं, राजस्थान के बीकानेर जगह से। वर्धा प्रस्ताव में भाग लिए थे। वर्धा प्रस्ताव मतलब समझ गए, जो नागपुर में हुआ था, जो भारत छोड़ो आंदोलन की नींव तैयार हुई थी, वहां से बिलोंग करते हैं। दूसरा, विवेक वर्धन आश्रम के संस्थापक हैं। तीसरा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, तीसरा नहीं भैया, पांचवा है, अहिंसा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। इसी के साथ 5-6 फैक्ट आपके तैयार हो गए। अगला क्वेश्चन 285 नंबर का है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ और क्यों हुआ? कब हुआ तो ठीक है, क्यों हुआ बताओ। महात्मा गांधी का प्रथम आगमन आपका 2 अक्टूबर 1905 को, 2 अक्टूबर को तो उसका बर्थडे है यार। 1 जुलाई 1937, 9 सितंबर 1942, 20 दिसंबर 1920। 1920 में क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी को चाहिए था पूरे देश से समर्थन, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी काम जो है उसके सहयोग ना किया जाए। असहयोग का मतलब ही यही था कि अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है। असहयोग नाम से समझो ना, सहयोग नहीं करना है। तो 20 दिसंबर को छत्तीसगढ़ आए थे। किनके बुलाने पे आए थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा के बुलाने पे आए थे। क्यों आए थे? कंडेल नहर सत्याग्रह हो रहा था, कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, याद है ना। लेकिन महात्मा गांधी के जाने से पहले ही अंग्रेज डर गए और वो जो कानून था उसको वापस ले लिए। चलो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। नहर के पानी के उपयोग पर लगने वाले जलकर के विरोध में, किस विरोध की क्यों आए थे? नहर के पानी के जो उपयोग करते थे किसान, उसमें जो जल बरसात में, गर्मी में प्रयोग किया जाता था, उसमें जबरदस्ती टैक्स लगा दिए थे। और जुलाई 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा तथा नारायण राव मेघावाले ने छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कंडील नहर सत्याग्रह प्रारंभ किया। इसको पूछा जाता है, कंडील नहर सत्याग्रह जो कि धमतरी जिला में, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? लोकल वाले नेतृत्वकर्ता आपके नारायण राव मेघावाले आएंगे और छोटेलाल श्रीवास्तव आएंगे। लेकिन थोड़ा अगर
बड़े नंबर पे पूछा जाए तो पंडित सुंदरलाल शर्मा का नाम आएगा। ठीक है। इसी सत्याग्रह के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 20 दिसंबर 1920 को सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले पहुंचे थे। पहली बार 20 दिसंबर 1920 को आए थे। जो नए पढ़ रहे हैं उनको नोट कर लेना चाहिए, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी 2 बार आए थे, एक बार 1920 में और दूसरा 1933 में। आगे सुनो, गांधी जी का छत्तीसगढ़ का दूसरा आगमन अपने हरिजन के उद्धार में। महात्मा गांधी जी को यह महसूस हुआ कि यार देश आजाद तो हो रहा है, लेकिन हरिजन जो दलित थे, जो नीचे तबके के लोग थे, वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ही नहीं ले रहे थे। उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि हम लोग को यार, हम लोग का कोई भलाई ही नहीं होगा। तभी तो बाबा साहब अम्बेडकर इन लोगों के लिए काफी लड़ाई लड़े, और बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच काफी तकरार हुआ था। पूना पैक्ट किया गया था कि तकरार कम हो सके। दलितों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, जिसको विरोध करते रहे महात्मा गांधी या कांग्रेस के लोग। तो बहुत सारी चीजें थी, आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, है ना। चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो हरिजन उद्धार के लिए महात्मा गांधी दूसरी बार 1933 में आए थे। 1933 में हरिजन उद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत गांधी जी ने कहाँ कहाँ विजिट की, देखो, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी, भाटापारा का, इन सभी जगहों का दौरा किया था। तो मेरे ख्याल से काफी सारे फैक्ट मिल गए इस क्वेश्चन से हमको। अगला देखते हैं, संत गुरु घासीदास के पिताजी का क्या नाम था। संत घासीदास जी जो हैं, जो कि यहाँ पे अछूतोद्धार के लिए काम किए थे, अछूतोद्धार के लिए काम किए थे। और गिरौधपुरी इनका जो जन्म स्थली है ना। वर्तमान में इसको काफी सरकार ने पर्यटक स्थल डेवलप करने की कोशिश की गई है। उनके पिताजी का क्या नाम है आपको बताना है, सुकालू, बिसाहू, चैतुराम या महंगू। इनका नाम महंगू है, महंगू जी थे घासीदास के पिता का नाम। और इन्होंने सतनाम पंथ का स्थापना किया था। सतनाम पंथ का, ये कोई धर्म नहीं है दोस्तों। पंथ क्यों बोला जाता है, पंथ से नीचे, सॉरी, धर्म से नीचे पंथ होता है, ठीक है। तो इसलिए पंथ का किया गया था, सतनाम पंथ की स्थापना की थी। सतनाम पंथ में मनखे मनखे एक समान, ये नारा था इनका, मनके मनके एक समान, ठीक है। ये इनकी स्थापना किए थे। इनके बारे में मैं और फैक्ट बताता हूं जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। संत गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर 1756 को हुआ था। आज भी इस दिन जो कुछ लोग शराब का सेवन करते हैं उनके लिए ड्राई डे होता है दोस्तों। 18 दिसंबर को सभी शराब दुकानें बंद होती हैं, कहीं भी मांस मटन नहीं करते हैं, और इस दिन सरकारी छुट्टी भी होती है। को रायपुर के गिरौंदा नामक ग्राम में हुआ था। यार, ये रायपुर की गिरौंदा ग्राम, इसी को गिरौदपुरी बोला गया है क्या। एक बार आगे पढ़ते हैं। इनके पिताजी का नाम महंगू था। संत घासीदास समाज में व्याप्त कुप्रथाओं व पशु बलि के घोर विरोधी थे। इन्होंने दलितों व शोषितों को सतनाम धर्म की शिक्षा देने का कार्य किया। इसमें धर्म लिखा है क्योंकि सतनाम में बोला, माफ कीजिएगा, सनातन धर्म। सतनाम पंथ होगा और सनातन धर्म होगा। सनातन मतलब एक हिंदू धर्म, हिंदू बस को सनातन नहीं बोला जाता, सनातन एक अलग धर्म है। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं, जिसको सनातन धर्म ही एक्चुअल धर्म है। दलितों को उद्धारक व मसीहा के रूप में संत घासीदास की ख्याति छत्तीसगढ़ राज्य में सदैव के लिए अमिट है। संत घासीदास की स्मृति में राज्य के बिलासपुर शहर में सन 1983 में विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। ध्यान रखेंगे, 1983 में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर के जगह पे स्थापना किया गया। वर्तमान में पंथी नृत्य गुरु घासीदास के जन्म के अवसर पर सतनामियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ सतनाम पंथ का स्थापना किया और सनातन धर्म की शिक्षा दी गई। किनको किनको, दलितों को, शोषितों को, ठीक है। इसी के अलावा कुछ और फैक्ट जानते हैं। ये मुझे थोड़ा डाउट है, इसमें कुछ लोग क्लियर करेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ये रायपुर के गिरौंदा लिखा है, क्या उस समय ये हाँ, ये बलौदा बाजार जो है, अब मैं समझ पा रहा हूँ, बलौदा बाजार रायपुर से अलग होके हुआ था। तो पहले गिरौदपुर इसी को बोला जाता रहा होगा, तब ये रायपुर जिला में आता था, लेकिन अब बलौदा बाजार अलग कर दिया गया, इसलिए इस जिले में आ गए हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए 287 नंबर क्वेश्चन। हाँ, अगर क्लियर नहीं है, किसी को इससे बेहतर आंसर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके।
287 नंबर का क्वेश्चन है, बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन वर्धा प्रस्ताव 1942 को रूपरेखा तय की गई और वर्धा प्रस्ताव तैयार होने के बाद पूरे भारत में जोरों शोरों से भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो गया। अंग्रेजों को मारने लगे, भगाने लगे, सारी चीजें लगी और 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, है ना। तो इसमें बताना है आपको बिलासपुर के नेता कौन कौन थे। देखिए, छेदीलाल साहब बिल्कुल बिलासपुर के थे। जय नारायण पांडे, जय नारायण भाई ये रायपुर के नेता है यार, इनके नाम में स्कूल है, जैन पांडे स्कूल बोलते हैं, ये नहीं थे। जदुनंदन या यदुनंदन दोनों एक ही, प्रसाद श्रीवास्तव ये भी बिलासपुर के हैं भाई। राज किशोर वर्मा ये भी बिलासपुर के हैं। इसके अलावा बिलासपुर के तीन नाम और बता देता हूँ। अग्निहोत्री जी, अग्निहोत्री ये भी बिलासपुर के नेता है। अपने ई राघवेंद्र राव बिलासपुर के नेता है। बैरिस्टर छेदी, इसी को ठाकुर छेदीलाल भी बोलते हैं, बैरिस्टर छेदीलाल भी बोलते हैं। तो ये 5-6 नाम है जो कि बिलासपुर से काफी प्रख्यात है, मतलब प्रख्यात है और पूछे जाते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 जिसमें नहीं वो आंसर टिक कर लो। ऑप्शन नंबर 2 इसी में नहीं है, बाकी सब में है, तो सब गलत हो जाएगा, ये अपना सही हो जाएगा क्योंकि दूसरा वाला ऑप्शन अपने यहाँ रायपुर का बंदा है। तो बिलासपुर वाले कौन कौन है? 1, 3, 4। क्लियर है दोस्तों? सीजीपीएससी 2012 में आया था क्वेश्चन, ये आ गया। ठीक है, अपना 288 नंबर क्वेश्चन, कोई विद्रोह कौन से वर्ष में हुआ था बताना है आपको। डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन यार ले देखिए 8-10 तो आंदोलन है, आदिवासी आंदोलन, उसी को तो याद करना है। बताइए भाई, ये जो हुआ था 1859 में कोई विद्रोह हुआ था। 1859 में कोई विद्रोह हुआ था। कोई विद्रोह के बारे में एक दो चीज और जान लीजिए। नांगुल दोरला इसके नेता थे, नांगुल दोरला इसके नेता थे और इनके नेता का कहना था अगर एक पेड़ काटोगे, एक पेड़ काटोगे तो मैं एक सिर तुम्हारा काट दूंगा, एक सिर काट दूंगा, तुम्हारा नहीं भाई, अंग्रेज का ना, अंग्रेज का सिर काटूंगा, ऐसा इन्होंने बोला था नांगुल दोरला ने। कोई विद्रोह वर्ष 1859 में नांगुल दोरला के नेतृत्व में हुआ था। यह विद्रोह साल वृक्षों के कटाई के विद्रोह में थे। कौन से वृक्ष है? साल वृक्ष, ध्यान रखना। बस्तर को साल वनों का प्रदेश कहा जाता है। किया गया था। इस विद्रोह में कई ठेकेदार मारे गए। परिणाम स्वरूप सरकार ने ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी। परिणाम स्वरूप सरकार ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी थी। ठीक है, मतलब इसका बेहतर रिजल्ट आया था। चलिए 289 का क्वेश्चन है, 1857 में सिपाही विद्रोह अथवा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया था? बहुत आसान है दोस्तों। 1857 में देश में तो मंगल पांडे ने किया था। अगर देश दुनिया की बात करें तो मेरठ में जो इन्फेंट्री था वहां से किया था। लेकिन छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो आपके वीर नारायण सिंह ने किया था। दूसरा नाम हनुमान सिंह का भी आ सकता है, हनुमान सिंह, जो कि यहाँ पे राजपूत, बैंसवाड़ा राजपूत थे, बैंसवाड़ा राजपूत थे। इन्होंने कैप्टन सेडविल की हत्या कर दी थी, कैप्टन सेडविल की हत्या कर दी थी। कौन? हनुमान सिंह। ठीक है, और क्या हो गए थे? फरार हो गए थे। लेकिन अभी वर्तमान में 1857 के विद्रोह का आंसर आएगा तो वीर नारायण सिंह लगाना है आपको। ठीक है, बाकी तो अलग अलग जगह के थे, छत्तीसगढ़ के कोई नहीं थे इसमें से। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही है। ठीक है, वीर नारायण सिंह ही है। और वीर नारायण सिंह को उनके इस काम के लिए 1857 में 10 दिसंबर को जय स्तंभ चौक में फांसी दे दी गई थी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 290 नंबर का, और इसी के साथ हमारा 28 सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। अगला सीरीज 29 नंबर का आएगा। तो दोस्तों समय निकाल के इस सीरीज को जरूर देखें। आपका पूरा छत्तीसगढ़ का जीएस, जिसमें फिलहाल अभी हिस्ट्री है, वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक साथ मैं 2-3 घंटे का क्लास नहीं दे रहा हूँ, डेली 20 मिनट की क्लास। इस 20 मिनट की क्लास को 2x में सुन लो ना यार, 10 मिनट लगेगा। 1.5x में सुन लो, 15 मिनट लगेगा। पूरा आपका जीएस तैयार हो जाएगा। पूरे कॉन्सेप्ट में के साथ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, हाँ आप पढ़ रहे हैं
अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। वो दोस्त जो गाँव में रह रहे हैं और जो यूट्यूब में इतना सर्च करते हैं लेकिन उसको राइट कंटेंट नहीं मिलता। अगर मेरा यह कंटेंट लग रहा है कि यह उनके एग्ज़ाम में काम आ सकता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाँव में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कहाँ अच्छा सा कंटेंट मिलेगा, कहाँ रिवीजन हो सकता है, कहाँ क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो मेरा यह चैनल उन लोगों के लिए भी है। तो अगर आपके पास यह वीडियो जा रहा है तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यह एक प्रकार का मदद होगा, हेल्प होगा उन लोगों के लिए और मेरे लिए भी। चलिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष आपराधिक जनजातियां अधिनियम पारित किया गया? ये बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा जब आंदोलन ज़्यादा हो रहे थे तो उन्होंने एक नियम पारित कर दिया जिसको बोला जाता है आपराधिक जनजाति अधिनियम। इससे और इसी के कारण वो जो आंदोलन हुए, उन आंदोलनों को दमन करने में वो सफलता हासिल किए अंग्रेज, ब्रिटिश। तो और आपराधिक जनजाति अधिनियम ला करके जितने भी आंदोलन उन सभी को दमन कर लिया गया, दबा लिया गया और उसके कारण ही फांसी की सज़ा भी बहुत आसानी से दे दी जाती थी। तो ये जो है काला कानून बोल लीजिए इसको भी 1871 में आया। 1871 में आया। ब्रिटिश सरकार 12 अक्टूबर 1871 को आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया। देखो, मैं जब ये आपराधिक अ, जनजाति अधिनियम जब ये इसके बारे में जब मैं पढ़ा ना तो मुझे बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत गहरा आघात लगा। मैं इसके बारे में और बताता हूँ थोड़ा, आप लोग को भी जान के बहुत असहज होगा। ब्रिटिशर ने क्या किया, ऐसी कुछ जनजातियाँ थी जिनकी एक्टिविटी जो है वो जन्मजात अपराध मान ली गई। जन्मजात अपराध मतलब आप जन्म हुए और आप अपराधी बन गए। ये आपराधिक जनजाति अधिनियम था जिसको 1871 को ब्रिटिशरों ने पारित किया और इनकी एक्टिविटी पे इतनी नजर रखी जाती थी, इनका आना जाना बंद कर दिया गया था, कहीं आना जाना जा ना सके। और इसके कारण इनकी जीवन, जनजातियों की जो जीवन है हमारे यहाँ, इतनी दुभर और कठिन हो गई थी, इसको मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। साथ ही साथ इस गंदा कानून को, इस काला कानून को 1949 में बंद किया गया भारत सरकार के द्वारा। अब सोचो 1871 से लेके ये पूरे 100 साल ये जो जनजाति है वो एक अपराधी के रूप में जाने गए, अपराधी के रूप में जीवन काटे और ब्रिटिशर जो है इनसे बस इसको अपराधी मान लिया, जन्म हुआ अपराधी मान लिया। कुछ ऐसे जनजातियां थी, उसके अलावा इन समुदायों को किसी से मेलजोल का अधिकार नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो 1949 में भारत सरकार के द्वारा फाइनली इसको निरस्त किया गया और ये उस समय का सबसे कठोर कानून में से एक कानून था, इतना वो था। तो इसी के साथ, ये इन्फॉर्मेशन के साथ आज का हमारा यह सीरीज 28वें क्रम का खत्म होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर करें और लाइक बटन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।